नमस्कार, आदाब, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर कर ली हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, जिसमें से कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है, कुछ बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में है, कुछ है जैसे कि किस तरीके से धरती होना चाहती है समतल, क्या वो प्रक्रियाएं हैं, क्या वो बल हैं जो धरती को समतल करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि धरती होना चाहती है समतल, उसके लिए चाहे उसे लगाने पड़ जाए अंतर्जनित बल या फिर लगाने पड़ जाए बहिर्जनित बल, लेकिन अंत में समतल तो होना है, ये तो ठानी हुई है धरती ने। तो वो हमने कल डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। आज हम करने वाले हैं उन्हीं बलों के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कारक होते हैं अपर्दन के, निक्षेपण के। उन कारकों को हमें पढ़ना है कि इन कारकों की वजह से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं पूरी पृथ्वी पे। अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत चीज़ें आपको नज़र आती हैं। कहीं पर पर्वत होते हैं, कहीं पर पठार होते हैं, कहीं पर कोई चीज़ है बस ऐसे उभरी हुई है बाहर की तरफ, कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत एक चौड़ी सी घाटी बनी हुई है, कहीं आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी उपस्थित है जिसका आसपास की चट्टानों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, बट उसके बारे में आपको कारण नहीं पता होता। आज हम करेंगे उन्हीं कारणों को कि किन कारणों की वजह से वो जो चीज़ उपस्थित है वो क्यों है, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। कुछ भू आकृतियाँ होती हैं जो अपर्दन की वजह से होती हैं, कुछ भू आकृतियाँ होती हैं जो निक्षेपण की वजह से होती हैं। जैसे हम बात करें कि बहुत सारे कारक हैं, कारकों में हम किन की गिनती करते हैं। अगर हम कारकों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल की, जल की बात करेंगे, वायु की बात करेंगे, हिमनदों की बात करेंगे, हम लोग भौम जल जो ग्राउंड वाटर है आपका उसकी बात करेंगे, और साथ में जो तरंग और धाराएं हैं जो मिलती हैं समुद्री क्षेत्रों में, उनकी वजह से भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं अपर्दन के निक्षेपण की। उनसे क्या चीज़ें बनती हैं ये हमें जानना है। तो आज हम करेंगे 3, जिसमें हम लोग हिमनद, भौमजल और तरंग और धाराएं, इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनके पीछे क्या कारण है बनने का। इतना हमें स्पष्ट है कि आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भौम जल से बनने वाली भू आकृतियाँ। देखिए, भौम जल आप सभी को पता है कि वो जल जो धरातल से नीचे की तरफ मिलता है पृथ्वी की ओर। ऐसे मान लो धरातल से हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आपको जल जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये जो जल है ये आपका प्राकृतिक संसाधन भी है, जिसमें हम देखते हैं ना कि ये पीने के लिए इसको प्रयोग में लेकर आया जाता है, सिंचाई के लिए इसको प्रयोग में लेकर आया जाता है। तो इसके काफ़ी सारे प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी भी चट्टान को, किसी भी शैल को कैसे अपर्दित कर सकता है और कैसे निक्षेपित कर सकता है उसके बारे में हमें देखना है। जैसे हम मानते हैं कि जो भौम जल है जो ये बना है वो किस तरीके से बना है, पहले तो इसी प्रक्रिया को हम जानेंगे। भौम जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं जहां पर चट्टानें हैं आपकी चूना पत्थर वाली और दूसरी डोलोमाइट वाली। चूना पत्थर और डोलोमाइट ये 2 चट्टानों के प्रकार हैं जिनमें आपको भौम जल से बनी स्थलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सारी चट्टानें हैं, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब बहुत ही जल्दी विलय हो जाती हैं उस पानी में जिस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग पानी में मिला दें कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, इस कार्बोनिक एसिड में चूना पत्थर डोलोमाइट की चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं। और हम मानते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चट्टानें मिलती तो हैं, देखिए हर कोई चट्टान पूरी प्योर, पूरी एक ही रूप की नहीं होती। हर चट्टान में कुछ चूना पत्थर भी होता है, कुछ डोलोमाइट भी होता है, कुछ लोहा भी होता है, कुछ बॉक्साइट भी होता है ना। तो ये सारे जो अयस्क हैं वो पाए जाते हैं विभिन्न चट्टानों में। इन चट्टानों में जहाँ जहाँ पर चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, उस चूने पत्थर की जो चट्टान है वो विलय हो गई होगी कार्बोनिक एसिड वाले पानी में।
जैसे अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये चट्टान है जिसमें चूना पत्थर भी है, डोलोमाइट भी है और काफ़ी सारे और अयस्क भी हैं। इसमें जब पानी ऊपर से गिरा है, जब वर्षा हुई है या किसी और भी वजह से ये जो पानी यहाँ पर गिरा है, इस वजह से ये जो पानी है धीरे धीरे करके इस पूरी चट्टान को विलय करता हुआ, इसको तोड़ता हुआ इसके अंदर की तरफ जाना शुरू कर गया है। और ये अंदर जा क्यों रहा है? क्योंकि ये चट्टानें हैं, इनको जाने के लिए जगह दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो पानी है वो आपका इन गुफाओं के रूप में, उन गुफाओं में बहना शुरू कर देता है, इन कंदराओं में बहना शुरू कर देता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें, जहाँ पर डोलोमाइट की चट्टानें काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, वहाँ पर भौम जल इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है। और इसी को हम कह रहे हैं, अगर हम वरना बात करें तो इसमें हम लोग उस धरातल पर बहने वाले पानी की ही बात कर सकते हैं। अगर ये चट्टानें नहीं पिघली होती, नहीं विलय हुई होती, तब ये भौम जल नहीं बनता। तो भौम जल सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, बल्कि ये विभिन्न स्थलाकृतियों के बनने का भी मूल कारण है। और ये सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी जहाँ पर ये चट्टानें उपस्थित होंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे जो क्षेत्र हैं ये आपको यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे, खास करके युगोस्लाविया वाली जगह। युगोस्लाविया में एक कास्ट नाम की जगह है जहाँ पर काफ़ी ये चट्टानें मिलती हैं। इसीलिए इन भू आकृतियों को हम लोग और भी क्या कह देते हैं? कास्ट स्थलाकृतियाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कास्ट स्थलाकृतियाँ किस चीज़ से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे कि ये भौम जल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ उसी के नाम पर इसका बस नामकरण हो गया है। अगर इसकी हम आगे बात करें कि बहुत सारा ये जो भौम जल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गुफाओं में बहना शुरू हुआ है, ये अपरदित चीज़ों को करते हुए ही आगे बढ़ा है। तो ऐसी कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो कि इसके अपरदन से बनती हैं? तो कौन कौन सी ऐसी अपरदित स्थलाकृतियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं कि ये पूरी चट्टान है, धीरे धीरे करके इसमें जो पानी है जिसमें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल मिला हुआ है, उसको तोड़ना शुरू कर देगी। पहले थोड़ा बहुत गड्ढा सा बनाया है इसने, इसे हम कहते हैं विलय रंध्र। इसको हम लोग कहते हैं विलय रंध्र। और जब और भी ज़्यादा पानी इस पर आता रहेगा तो ये जो गड्ढा है थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं घोल रंध्र। इसे हम कहते हैं घोल रंध्र। और जब और भी ज़्यादा पानी इसमें आता जाएगा, वो विलय होता रहेगा। अंत में ये जो पूरी की पूरी चट्टान है वो टूट जाएगी और इसे हम कहते हैं निपाती रंध्र। तो विलय रंध्र से लेकर, घोल रंध्र से लेकर निपाती रंध्र तक क्या है आपका एक, कह लीजिए, एवोल्यूशन है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चूना पत्थर की चट्टानें हैं जो कि पानी में विलय हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और जब बहुत सारे जो निपाती रंध्र हैं, जब ये बहुत सारे आप कह लो कि घोल रंध्र हैं, यहाँ पर जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरीके से आकृति नजर आती है आपको। यह आकृति जो नजर आ रही है इसमें। और जब ये और भी यहाँ से भी मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ से भी खत्म हो गए, यहाँ की चट्टान भी विलय हो गई, तो बहुत एक घाटी जैसे से नजर आता है आपको। तो ये जो घाटी है उसे हम कहते हैं घाटी सिंक या फिर घाटी उवाला। ये नाम है जब आपको पता हो कि ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किन क्षेत्रों में बनते हैं। तो विलय रंध्र से लेकर घोल रंध्र, घोल रंध्र से लेकर निपाती रंध्र, और फिर आपका वैली जो घाटी सिंक है उस तक की जो पूरा चलन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों बनता है ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार जो गुफाएं हैं उनका भी निर्माण हो जाता है। तो ये जो गुफाएं हैं इनको हम लोग कंदराएं भी कह देते हैं। तो ये भी यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हैं आपके सारे अपरदित स्थलाकृतियाँ। इसके साथ ही बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप देखोगे कि चूना पत्थर जो ये है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जब आपका पानी विलय हो गया है, और मतलब जो आपका ये कार्बोनिक एसिड अम्ल है जब ये विलय हो गया है, तब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पूरा घुल गया है। जब पानी पूरा घुल गया है, पानी में पूरा ये घुल गया है, अगर मान लीजिए इस जल का वाष्पीकरण हो जाता है, इस जल के वाष्पीकरण की वजह से सिर्फ और सिर्फ पानी ही तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकृत होता है। लेकिन जो नीचे के पदार्थ हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब तो वाष्पीकृत नहीं होते। तो जब ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पर उपस्थित है और इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट भी है, इसमें
और पानी भी है सारा का सारा ये। जब ये वाष्पीकृत होगा तो पीछे क्या रह जाएंगे आपके, ये कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे जमाव, और इस तरीके से नजर आते हैं ये ऐसे। ये जो है आपके, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने पदार्थ हैं जिसमें से पानी जो है वो हो गया है वाष्पीकृत। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। इसे हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। जो धरती से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसे हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। और जब धीरे धीरे पानी का रिसाव होता है ऊपर की चट्टानों से, उसमें भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये साथ साथ जो है इन्हीं चट्टानों के साथ साथ लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, और धीरे धीरे करके ऐसी आकृतियां बनाना शुरू कर देता है। तो ये भी क्या है आपके, ऐसे आप कह लीजिए कि लटकते हुए से कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। ये है आपका स्टेलेक्टाइट। और जब ये दोनों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तब इन्हें हम कहते हैं स्तंभ, कंदराए स्तंभ भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये हैं आपके तीनों निक्षेपित स्थलाकृतियां जो बनाई गई हैं भौम जल के द्वारा। तो आपको पता हो कि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अपर्दन की वजह से क्या आकृतियां बन रही हैं और निक्षेपण की वजह से क्या आकृतियां बन रही हैं, ये हमारे को पता हो। इतना हमें लग गया आइडिया। अब हम करेंगे दूसरा कारक है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे हिमनद की। हिमनदों से बनी हुई स्थलाकृतियां। देखिए हिमनद जो है आपका इस तरीके से नजर आएगा आपको। बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे ऊपर जो ऊंचाई है, ऊपर जो आयाम है, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये पूरे पर्वत है, इनके बीच में जो ये हिमनद है, ये जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये धीरे धीरे करके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ आना शुरू होता है। और जब ये नीचे की तरफ आता है तब अपने साथ टकराने वाले सभी चट्टानों में से अपर्दन करता हुआ आता है, क्योंकि इसका जो भार है वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी चट्टान के ऊपर अगर ये हिमनद होगा तो धीरे धीरे करके जब वो नीचे की तरफ चलित होगा तो इसमें से चट्टान में से जो भी पदार्थ, जो भी चट्टानों के जो प्रकार हैं, अपने साथ लेकर वो आता रहेगा। तो अपर्दन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें भार होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अपर्दन के लिए जिम्मेदार होता है। इतना वायु, इतना जल, इतना तरंगे, इतना भौम जल जिम्मेदार नहीं जितना कि ग्लेशियर्स हैं, जितने कि हिमनद है। तो हमें ये पता लग गया है कि इनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो हिमनद है वो आते हैं नीचे की तरफ। और जब भी नीचे की तरफ आएंगे तो अपर्दन भी करेंगे, और जब बहुत नीचे पहुंच जाएंगे या फिर ये पिघल जाएंगे तब अपने साथ जो भी चीजें लेकर आएंगे उसे ये निक्षेपित कर देंगे। यही होता है पूरा का पूरा। हम मानते हैं कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में गए हुए हैं जहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक प्रोग्राम आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें कितनी जगह पर वो व्यक्ति जाता था, कहीं पर रेगिस्तान में है, कहीं पर यहाँ पर ग्लेशियर वाली जगहों पर है। उस समय पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता था कि हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ें भी उपस्थित हैं। हम लोग अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बाहर की दुनिया और भी बहुत ज़्यादा रंगीन और बहुत ज़्यादा रोचक है। तो उसी कल्पना के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताते हैं कि हिमनदों से किस तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्दित स्थल रूप। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बनाई गई हैं जो हिमनदों के अपर्दन से बनी है। जैसे हम कहते हैं कि इसका भार बहुत ज़्यादा है। अगर इसका भार बहुत ज़्यादा है तो ये सारी की सारी ये जो घाटी है इसको ये यू शेप में, यू आकार दे देगा इसे। तो ये जो घाटी है इसको हम कहते हैं यू आकार की घाटी, और ये बनाई जाती है क्योंकि जो आपका ग्लेशियर है वो इस तरीके से चलता है कि ये पूरा का पूरा इस जगह को यू शेप में तब्दील कर देता है, यू आकार में तब्दील कर देता है। जैसे आप इस स्थलाकृति को देखिए, पहले अभी कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे ग्लेशियर बने हैं, ठंड आई है, फिर धीरे धीरे करके ये जो पूरा का पूरा चट्टान है ये बन गया है इस तरीके से यू आकार की घाटी। और इसके साथ साथ जो ऊपर वाली घाटियां हैं ये भी क्या बन गई हैं, यू आकार की ही। देखिए जरा, ये वाली घाटियां, ये भी यू आकार की है, ये भी यू आकार की है, ये भी यू आकार की है। तो ये जो घाटी बनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल रूप है इसके हिमनद के द्वारा बनाया गया, उसे हम कहते हैं यू आकार की घाटी।
और जो ये घाटियां ऊपर की तरफ आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं लटकती घाटियां। इन्हें हम कहते हैं लटकती घाटियां या फिर हैंगिंग वैलीज भी हम इन्हें बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये पता लग गया हमें कि कौन सी घाटी बनाता है हिमनद। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अपरदन से बनती हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी, ये कोई ना कोई पूरा का पूरा एक पहाड़ था जिसमें से ग्लेशियर जब ग्लेशियर निकला, जब हिमनद निकला, तब पीछे एक जो छोटा सा ऐसे गड्ढा सा रह गया है पहाड़ के उस ढलान पर। उस ढलान को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं सर्क। उसे हम कहते हैं सर्क। जैसे अगर आप इस आकृति में भी देखो तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज बनी है, जब यहाँ पर हिमनद हुआ करता था तब ये जब नीचे की तरफ चला गया तो पीछे एक गड्ढा सा रह गया पीछे ढलान के ऊपर, क्योंकि जहाँ से भी हिमनद निकलेगा वहां से ही बहुत सारी की सारी जो चीजें हैं अपने साथ लेकर जाएगा। तो जो हिमानी है वो जब गड्ढा करके जाता है ढलान पर तो उसे हम कहते हैं सर्क। हम सर्क कह सकते हैं उसे, हम उसे कोरी कह सकते हैं। इस सर्क में जब पानी आ जाएगा तब इसे हम सर्क झील कह देते हैं, है ना। और जहां पर जैसे दो सर्क मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ढलान पर इसने गड्ढा कर दिया, यहाँ पर इसने एक ढलान में गड्ढा कर दिया, ग्लेशियर तो पूरे के पूरे पहाड़ के ऊपर ही उपस्थित था ना। तो इन दोनों के बीच में छोटी सी नुकीली सी दीवार है। तो ये जो नुकीली सी दीवार आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं अरेट। और जहां पर कई सारे ये नुकीली दीवार, इसके तरफ और उसकी तरफ वाली भी नुकीली दीवार, ये वाली नुकीली दीवार आपस में जहां पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं हॉर्न, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गिरि शृंग। तो ये हैं आपके अपरदित स्थल रूप जो कि हिमानी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने यू आकार की घाटी देखी, हमने लटकती घाटियों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि ये सर्क बनते हैं जहाँ पर ढलानों पर गड्ढे से बने हुए हैं इस हिमानी के चलन की वजह से। दो सर्क आपस में जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ जो नुकीली घाटी है, नुकीली जो दीवार है उसे हम अरेट कहते हैं। और जहाँ पर दो या दो से अधिक अरेट मिलते हैं उसे हम कह देते हैं हॉर्न। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, मूवीज में, जहाँ पर बहुत अच्छी जगहों पर शूटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ऊंची चोटी है जहाँ पर डांस चल रहा है, जहाँ पर गाने की शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर हिमानी भी है, वहाँ पर ढलान भी है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो स्थलाकृतियाँ वो भी बहुत बनी हुई हैं। दो हिमानियों के बीच में कोई गड्ढा सा बना हुआ है उसे हम क्रिवास कह देते हैं। जैसे दो हिमानी है ना, बहुत बड़े बड़े आकार की हिमानियां होती हैं। जैसे हम बात करें कि ये तो हो गया धरातल, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी हिमानी है, ग्लेशियर है बहुत बड़ा, और अगर ये ग्लेशियर आपस में दो भागों में टूट जाता है तो इसके पीछे गड्ढा सा बन जाता है जिसको लोग ना पार करते सीढ़ियों से। जैसे आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जहाँ पर लोग माउंट एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई दिखाते हैं तो वहां पर ना वो सीढ़ी साथ में रखते हैं। सीढ़ी साथ में रखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जहां पर भी हिमानी में बीच में गड्ढा हो गया है उसको पार करने के लिए वो सीढ़ी बहुत मतलब काफी सहायता करती है फिर। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सर्क, अरेट और हॉर्न हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये तो है आपकी, जिसमें हम लोगों ने बात करी अपर्दन वाले स्थल रूप की। अब हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे निक्षेपित स्थल रूपों की। अब हम देखें अगर कि जो हिमानी है जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो नीचे की तरफ आया तो उसका तापमान में वृद्धि तो होगी और वो पिघलेगा, और जब वो पिघलेगा तो वो नदियों में परिवर्तित होगा, और नदियों में परिवर्तित होने के बाद जो भी चीजें वो अपने साथ लेकर आया है उसे वो निक्षेपित भी करेगा, और वो जो स्थल रूप बनाएगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हम क्या बात करते हैं कि जैसे ही जो हिमानी है वो आगे की तरफ चलता है, जब ये चलेगा तो इसके जो साइड हैं उन साइडों में जो गति होती है ग्लेशियर की, हिमानी की, वो बहुत कम होती है। तो जहाँ पर गति कम होगी वहीं पर ही तो निक्षेपण होगा, क्योंकि अगर उसको आगे जाना है तो उसको वहाँ पर उस लोड को जमा करके ही आगे जाना पड़ेगा, उसे निक्षेपण कह देते हैं। तो जो निक्षेपण इसके ग्लेशियर के साइडों में होता है उसे हम कहते हैं पार्श्विक हिमोड। जो भी चीज हिमानी के द्वारा लेकर आई गई है उसे हम कह देते हैं हिमोड। जो भी चीज अपने साथ वो लेकर आ रहा है उसे या तो हम मोरेन कह देंगे इंग्लिश में, या फिर हम उसे कह देंगे हिमोड। तो पहला है पार्श्विक हिमोड, और फिर अगर हम दो ग्लेशियर्स की बात करें, जो बीच वाला हिमोड है उसे हम क्या कह देते हैं, मध्यस्थ हिमोड।
और अगर हम बात करें ये अंतिम जो है यहाँ पर, जहाँ पर ग्लेशियर चल रहा है और आगे आगे चलते चलते यहाँ पर ये अपर्दन करता हुआ जा रहा है, उसको निक्षेपण करता हुआ जा रहा है, तो अंत वाले को हम कहते हैं अंतस्थ हिमोड। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये हिमोड, ये जो हिमानी है, ये अब आगे और नहीं जा रहा, तो अंत में जो जमा किया हुआ है पदार्थ है उन्हें हम कह देते हैं अंतस्थ हिमोड। ये बहुत ज़रूरी है। एक पेपर में आपके प्रश्न आते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर स्थलाकृतियाँ लिखी होंगी, यहाँ पर लिखा होगा कि क्या ये अपर्दन की वजह से बनी है या निक्षेपण की वजह से बनी है, या फिर इनके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनका नाम पता हो, आपको इनकी जो कल्पना है वो पता हो। इसके आगे और चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही कोई जो हिमानी है ये पिघलना शुरू करता है, जब पिघलना शुरू करेगा तो इसके पीछे जो, इसके आगे जो भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे हम मानते हैं कि पहले जो ये हिमानी था वो यहाँ तक था, पूरा का पूरा हिमानी वाला क्षेत्र ही है, लेकिन जब गर्मियाँ आई या ये पिघल गया, तापमान में वृद्धि हो गई, तो धीरे धीरे करके यहाँ से ये पिघलना शुरू हुआ और अब ये पहुँच गया है यहाँ तक। और अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो इसका जो आकार है, इसका जो एक आप कह लो कि साइज है, वो भी धीरे धीरे करके और ज़्यादा कम होता रहेगा। इसे हम कहते हैं हिमानी का पीछे जाना, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर। वास्तव में जो हिमानी है वो पीछे नहीं जा रहा, वो वास्तव में पिघल रहा है और उसकी पिघलने की वजह से जो भी चीज़ें अपने साथ वो लेकर आया था उसको वो निक्षेपित कर देगा और इस पूरे प्लेन को हम लोग कह देते हैं हिमानी धौत। हिमानी धौत कह लीजिए, आउटवॉश प्लेन कह लीजिए। तो ये सारा वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ पर से जो भी हिमानी लेकर आएगा अपने साथ उसको निक्षेपित कर देगा। जब वो निक्षेपित करेगा तो भिन्न भिन्न आकार बनाएगा। जैसे हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले एस्कर की। ये है आपका एस्कर। देखो एस्कर है आपका जिसमें एक तरीके से ना अनुप्रस्थ वेव सा बना हुआ है, वे अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो बनी हुई है। देखिए ये है आपका पूरा का पूरा एस्कर। इसमें हम देखते हैं ना कि इस तरीके से ये है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जो है बनता है। और ये बनता कैसे है, जब ये जो आपका हिमानी है वो पिघल रहा है, जो पिघलेगा तो धीरे धीरे करके जो भी नदी यहाँ से निकल रही होगी तो वो इस तरीके से निकलती है कि इसका जो शेप है उसको इस तरीके से बना देती है। ये बने हुए हैं इसीलिए हम लोगों ने इनका नामकरण किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एस्कर बनेगा ही बनेगा। कई जगहों पर हम लोगों ने इनको बने हुए देखा तो हम लोगों ने इसका नाम दे दिया कि क्या पता जो इनसे नदियां बनी थी, हिमानी के पिघलने से जो नदियां बनी थी वो इस तरीके से बही हों कि इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को, जो भी वो लोग चट्टानें ऊपर से लेकर आई थी उसको यहाँ पर जमा कर दिया, तो उसे हम एस्कर कह देते हैं। और जब हम बात करते हैं इसी हिमानी धौत की, इसमें हम बात करेंगे ड्रमलिन की। देखिए ड्रमलिन कैसे बनता है। ड्रमलिन के बनने की प्रक्रिया ये है कि जहाँ पर कोई भी जो चट्टान है जिसके ऊपर आप मान लीजिए कि हिमानी उपस्थित है, जब हिमानी आगे की तरफ जाएगा तो ये जो सिरा होगा इस पूरी चट्टान का वो तो इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा उठा हुआ, लेकिन जब हिमानी ऐसे जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो इस तरीके से ऐसे ढलान में बनना शुरू हो जाता है। और जब पूरा हिमानी जाता है तो पीछे वाला एरिया उठा हुआ होता है, आगे वाला क्षेत्र थोड़ा सा ढलान में होता है। और धीरे धीरे करके इस तरीके से आपको एक ऐसा नजर आएगा कि ये बास्केट ऑफ एग स्थलाकृति है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बास्केट में जो अंडे हैं वो रखे हुए हैं। तो इसको हम इस नाम से भी प्रसिद्ध रूप से जानते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि बताइए किस स्थलाकृति को हम कहते हैं कि वो बास्केट ऑफ एग स्थलाकृति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा ड्रमलिन। ड्रमलिन क्यों बनता है, क्योंकि हिमानी जब चलता है तो ऊपर वाला सिरा हल्का सा उठा हुआ रहता है और जब वो ऐसे जाएगा तो ये वाला सिरा सारा का सारा ढलान में वो परिवर्तित कर देगा। तो एस्कर हो गया, ड्रमलिन हो गए, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। इसके बाद हम बात करेंगे केम्स और केटल झील की। देखिए ये हिमानी अभी यहाँ तक है, धीरे धीरे जब ये पिघल गया तो ये पीछे की तरफ निकल गया। ऐसा ही होता पिघलने की वजह से। जो ये चट्टानें थी जो आपने साथ ही लेकर आया था, जब ये चट्टानें आपको मूल रूप से दिखनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हिमानी तो पीछे चला गया, तो ये जो चट्टानें हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम केम्स कह देते हैं। और थोड़ा बहुत जो आप कह लीजिए कि बर्फ
का एक हिस्सा है वो टूट कर इस साइड इस तरफ निकला हुआ है, और ये जो बर्फ है जब ये पिघलती है इनकी जैसे जो झील बनती है उन झीलों को हम लोग कहते हैं कैटल झील, उन्हें हम कहते हैं कैटल झील। तो इसमें आपने एस्कर, इसमें आपने ड्रमलिन, इसमें आपने केम्स, इसमें आपने कैटल झील, और मुख्य रूप से आपने हिमानी धौत की बात करनी है, और साथ में जो हिमोड है वो बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए याद करना। तो इसकी हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ। तो ये है आपका हिमानी के अपर्दन की वजह से और हिमानी के निक्षेपण की वजह से जो भी स्थलाकृतियाँ बनी हैं वो हम लोगों ने ऐसे देखी हैं। इस तरीके से याद रखेंगे इसे। आगे हम चलेंगे और हम करेंगे तरंग एवं धाराओं से बनी हुई विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने भौमजल और हिमनद के बारे में देखा, वैसे ही हम लोग देखेंगे अपर्दन से कौन सी स्थलाकृति बनेगी और साथ में निक्षेपण की वजह से कौन सी स्थलाकृति बनेगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम देखें तरंगे और धाराएं क्या हैं, ये समुद्र की धाराएं हैं जो आपके द्वीपों पर टकराती हैं, आपके महाद्वीपों से टकराती हैं और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें, देखिए जरा यहाँ पर एक ये द्वीप है, ये द्वीप जो है इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी आपकी ये तरंगे और धाराएं हैं इनको ये ऐसे बार बार मारेगी। बार बार जब ये मार रही हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं इसमें समुद्र कदराएं बननी शुरू हो गई हैं, गुफाएं बननी शुरू हो गई हैं। छोटी सी गुफा है, अभी छोटी सी गुफा है, बार बार जो पानी है इसके अंदर जा रहा है, और साथ में यहाँ पर एक ये आप बोल सकते हैं ब्लो होल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये ब्लो होल है जिसमें से एकदम से जो पानी है वो हमें से ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आता है ना। क्यों? पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी यहाँ से इस कदरा से इस गुफा से घुस कर और बाद में यहाँ से निकल रहा है, तो इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं। और जब ये पानी बार बार आपको ऐसे इस द्वीप को मारता रहेगा तो जो ये गुफा है वो थोड़ी सी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। जब ये और गहरी हो गई है तब क्या होगा, ये बिल्कुल पानी जो है इस चट्टान को तोड़कर अब आर पार बहने लग गया है। इसने पूरी चट्टान ही तोड़ दी। तो पहले तो ये सिर्फ समुद्री कदरा थी, अब ये हो गई है समुद्री मेहराब, जिसमें हम देखते हैं कि ये इस तरीके से बनी हुई आकृति है और इसके आर पार जो है पानी चला गया है। आर पार पानी चला गया है, बीच में से फिर इसको और भी ये काटता रहेगा बार बार। और जब इसको ये काट रहा है तब ये एक ऐसी स्थलाकृति है जो अलग रूप से नजर आती है आपको। इसे हम कहते हैं समुद्री स्टैक, इसे हम कहते हैं समुद्री स्टैक। और जब ये समुद्री स्टैक बार और अपर्दन की वजह से जब पानी के अंदर ही चली जाएगी, तो इसको हम कह देंगे समुद्री स्टैम्प। स्टैम्प कह लीजिए, स्टैम्प कह लीजिए, एक ही बात है। तो समुद्री कदराओं से लेकर गुफाओं से लेकर समुद्री मेहराब तक, समुद्री मेहराब से समुद्री स्टैक तक और समुद्री स्टैक से समुद्री स्टंप तक, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो तरंगे और धाराएं हैं वो अपर्दन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें करनी है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा भी होगा इसमें। जैसे आपको मैं एक ये फोटो दिखाती हूँ जिसमें देखिए बार बार जो कहीं पर आप कह लीजिए कि उच्च ज्वार भाटा आती है, कभी कहीं थोड़ी देर बाद निम्न ज्वार भाटा आती है। इन सब की वजह से जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये सारी जितनी भी आप कह लीजिए कि ये पर्वत पहले यहाँ तक हुआ करता होगा, इसने तोड़ तोड़ के इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो ये जो बनी है इसको हम कहते हैं भृगु। भृगु होती है कोई भी दीवार जिसमें, जो कि एक दीवार है आपकी महाद्वीप और द्वीप महाद्वीप के और इस समुद्री क्षेत्र के बीच का एक क्षेत्र, तो उसे हम भृगु कहेंगे। इसको हम समुद्री भृगु के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ये जो जगह बनी है जो अंत में इसके अपर्दन की वजह से बनती गई है, इसे हम कहते हैं तरंग घर्षित वेदिकाएं। घर्षण का मतलब ही होता है उसको बार बार तोड़ना। तो जब तरंगे और धाराएं बार बार इसको तोड़ रही हैं पूरे द्वीप को, तो धीरे धीरे करके ये जो सारी चीजें हैं वो अपर्दित हो जाएंगी और ये जो जगह बनेगी उसे हम कह देते हैं तरंग घर्षित वेदिकाएं। और ये जो जगह है जो ऊपर की तरफ उठी हुई है उसे हम कहते हैं समुद्री भृगु या सी क्लिफ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं।
तो ये सारे अपर्दन की प्रक्रियाओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे ग्लेशियर में हमने बात करी, हिमालय में हमने बात करी, इसका भार बहुत ज़्यादा है, वैसे ही इसका भार समुद्री हवाओं का, समुद्री तरंगों का भार, इनका जो एक हिट करने का एक आप कह लीजिए कि इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि बहुत बड़े बड़े चट्टानों को भी तोड़ सकता है, क्योंकि इतना सारा पानी है, इतना सारा जल है जो एक ही बार में एक चट्टान पर ऐसे अटैक करता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, बार बार अपर्दन होता रहेगा, बार बार प्रक्रियाएं जो हैं दोहराती रहेंगी और फिर बार बार स्थलाकृतियों की संरचना होती रहेगी। ये हमने देख लिया। फिर बात करेंगे अपर्दन की, तो कर ली बात। अब बात करते हैं निक्षेपण की। जैसे बहुत बार क्या होता है कि यही जो चट्टानें हैं, चट्टानें हम लोगों ने तोड़ी हैं, ये ही छोटे छोटे कण बन के, छोटे छोटे बजरी बन के, छोटे छोटे और पदार्थ बन के इसी जगह पर ही जमा होते रहते हैं और इसे हम क्या कह देते हैं, पुलिन। पुलिन को आप इंग्लिश में बीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये पुलिन है सारा का सारा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ये दो तरीकों से बन सकता है, या तो ये जो आपकी सारी स्थलाकृतियाँ थी इनको बार बार ही तोड़कर जो चीज़ें बच गई हैं, टूट गई हैं, वो यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगी। और दूसरा जो ये तरंगे हैं जो अपने साथ भी कुछ चीज़ लेकर आई हैं, जैसे बीच में मान लीजिए कि कोई और द्वीप था, उसको इसने तोड़ा था, जब तोड़ा था तो वो साथ में जो चीज़ें थी, बजरी या पत्थर, छोटे छोटे कण, उसको भी यहाँ तक ही ले आई हवाओं के द्वारा, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आकर जमा हो गई, और जो ये टूटी थी वो भी यहाँ पर आकर जमा हो रही है। तो दोनों ही वजहों से यहाँ पर बन जाता है पुलिन क्षेत्र। ये है आपका पुलिन क्षेत्र। कहीं पर ये जो पुलिन है ये थोड़ा सा मिट्टीदार होता है, कहीं पर आप देखोगे इसमें कि टिब्बे बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बनती रहती हैं, ये अपने को देखना है। तो पुलिन एक निक्षेपण वाली स्थलाकृति है। इसके बाद निक्षेपण की 2-3 स्थलाकृतियाँ और हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी जो यहाँ पर टूटी हुई आकृति है, जैसे हम बात करते हैं कि ये पहले पूरा का पूरा ये बीज था, फिर धीरे धीरे करके ये टूट गया क्योंकि धाराएं बार बार इसमें इम्पैक्ट कर रही थी, हिट कर रही थी। यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे जो आप कह लें कि पदार्थ हैं, पत्थर हैं, वो यहाँ पर आकर जमा होने शुरू हो गए हैं। अब ये पानी के अंदर ही है, एक पानी के अंदर एक ऐसा स्थान, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आकर जमा होने शुरू हो गए। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर ही होगा, ऐसे पानी के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर भी है, तो जब तक वो पानी के अंदर है तब तक उसे हम कहते हैं अपतट रोधिका। एक तरीके से ये यहाँ पर बार बार जमा होके ये आकृति बना रही है, और जब ये आकृति ऐसी हो गई है कि इसमें और भी ज़्यादा जमाव हो रहा है और धीरे धीरे करके ये पानी के भी ऊपर आ गई है। देखिए जब ये पानी के भी ऊपर आ गई है तो आप इसको अगर ऊपर से देखोगे तो क्या लगेगा, यहाँ तक महाद्वीप, यहाँ तक आपका ज़मीन वाला क्षेत्र, और फिर आपका पानी का क्षेत्र, और फिर ये जमा हुई जो स्थलाकृति है वो, इसे हम कहते हैं रोध रोधिका। जब तक ये पानी के अंदर, तब तक ये अपतट रोधिका है, और जब ये पानी के बाहर आ गई है तो हमने देखा था ना, ये तो आपका हो गया जमीन का क्षेत्र, फिर पानी आ गया, और ये जो है आपका धीरे धीरे नीचे जमा होना शुरू हुआ था, और अब धीरे धीरे करके वो बाहर आ गया। तो पहले वाले को हम लोग बोल रहे थे अपतट रोधिका, और इस वाले को हम बोल रहे हैं रोध रोधिका। दोनों में इतना ही फर्क है, एक पानी के नीचे है, एक पानी के ऊपर है। और अंत में हम जब बात करेंगे, यही जो सारी के सारी रोध रोधिका है, जब ये आपके इस जगह से जमा होने शुरू हो जाते हैं, जैसे ये आप कह लीजिए कि खाड़ी का क्षेत्र है, इस खाड़ी के क्षेत्र से लेकर पूरा का पूरा इसके साथ ही इसका जो लगाव है वो हो गया है, तब इसे हम लोग स्पिट कह देते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्पिट, जब ये आपका पूरा का पूरा जो रोध रोधिका है वो अंत में एक जो क्षेत्र है ये पानी वाला, इससे जाकर भी जुड़ जाता है, तो ये पूरा का पूरा स्पिट बनता है। जैसे अगर हम बात करें, इसी में बात कर लेते हैं कि दो चीजें हैं, यहाँ पर ही आपको देखने को मिले कि यहाँ पर बार बार जमा होता गया, यहाँ पर जमा होता गया, और अंत में बार बार ये इसके साथ ही बनकर यहाँ तक आपको देखने को मिल गया।
तो इसे भी हम लोग तब स्पिट के नाम से जान सकते हैं, ये सारा का सारा। तो जो नया बना हुआ क्षेत्र है उसे हम स्पिट कह देते हैं। तो ये सब बना है आपका किस वजह से, ये सब भी क्यों बने हैं, क्योंकि कुछ जो चीज़ें यहाँ से टूटी थी वो यहाँ पर आकर जमा हो गई, कुछ जो चीज़ें धाराएं लेकर आई थी वो यहाँ पर आकर जमा हो गई। इस जमा होने की जगह जब पानी के अंदर है तब वो अपतट रोधिका है, जब वो पानी के बाहर है तब वो रोध रोधिका है, और जब पानी के बाहर होने के साथ साथ वो एक जगह से जुड़ी हुई है खाड़ी से, तब उसको हम लोग कह देते हैं स्पिट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और यही सारे स्थलाकृतियाँ हैं जो अपर्दन की वजह से, जो निक्षेपण की वजह से बनी हैं तरंगे और धाराओं वाले क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने करी। अब हमारे लिए रह गया है एक तो नदी द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ, और एक रह गया है हमारा हवा द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ, पवनों द्वारा। तो उसको हम करेंगे अगली क्लास में। आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, इनको दोहराइए, इनको पढ़िए, इनको कल्पना करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट है, समस्या है, आप पूछना चाहते हैं कुछ हमसे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो जो भी रहिएगा प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।